नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है। 10 मार्च को इनके रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसे में हर चैनल की तरफ से एक एग्जिट पोल जारी किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन इस बात से विपक्ष को काफी ज्यादा परेशानी है और लगातार विपक्षी दलों की तरफ से एग्जिट पोल को या तो तुक्का या तो गलत बताया जा रहा है और इसे लेकर लगातार जो है टिप्पणी की जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ वेद शर्मा जी मौजूद है। मैं वेद शर्मा जी से जानना चाहूंगी कि वेद जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अगर हम चैनल्स की बात करें तो सभी चैनल के जो एग्जिट पोल निकल कर आए, इनफैक्ट एनडीटीवी जो कि काफी ज्यादा मतलब एंटी चलाते हैं, उनके एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बहुमत मिल रही है और बीजेपी जो है सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष जो है लगातार एग्जिट पोल को लेकर उसे गलत बता रहे, तुक्का बता रहे। आपकी क्या राय है इस पर? अब आप सोचिए, एनडीटीवी जैसे चैनल को, रवीश कुमार जैसे पत्रकार को छाती पे पत्थर रखकर जब ये दिखाना पड़े कि जो है एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बन रही है, तो आज एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि ये जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव था, ये प्रो इनकम्बेंसी पे लड़ा गया था। मैं बहुत सारे सैफोलॉजिस्ट से मिलता हूँ, बहुत सारे पत्रकारों से मिलता हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इतिहास नहीं है कि कोई भी सरकार जो है रिपीट करती है या कोई मुख्यमंत्री रिपीट करता है, ऐसा कोई जो है इतिहास नहीं है। परंतु ये जो इतिहास है ये बनाए और जो है तोड़े जाते हैं, बिगाड़े जाते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ 2014 से लेकर 2017 के बीच में गंगा जी में बहुत पानी बह गया और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक आमूल परिवर्तन आया है। हमारे देश में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बिहार की बात करें तो बड़ा प्रोमिनेंटली जो है जातवाद की पॉलिटिक्स को जो है प्रमुखता से लिया जाता था और उसी के इर्द गिर्द जो है हमारी डेमोक्रेसी घूमती होती थी। जो है अगर आप बिहार की बात करेंगे तो वहां पे कुर्मी से लेकर भूमिहार, यादव से लेकर मुसलमान, इन्हीं के बीच में राजनीति घूमती थी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो है एक अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। जैसे समाजवादी पार्टी को आप उनकी चर्चा करेंगे तो आपको जो है सीधा MY गठबंधन याद आएगा। आप बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी को जो है आप दलित और जो है मुस्लिम का जो है कॉम्बिनेशन मानेंगे। अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम और सवर्णों की पार्टी के रूप में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों की पार्टी बोलकर जो है लेबल कर दिया जाता था। परंतु जब 2014 में 30 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़कर नरेंद्र मोदी जो है 282 सीटों के साथ जो है पूर्ण बहुमत के साथ इस देश के प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश से जो है उनकी जीत की इबारत लिखी गई, जहां उनको 80 में से 72 सीटें मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक था उसको भी इस 72 सीट्स की जो है एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वहां का जो उनका अनुमान था वो कहीं 50 से 55 का था। उसके बाद हुआ 2014 के बाद 2017 का विधानसभा आया। बड़े बड़े एसी कमरों के अंदर बैठकर जो है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बनाने वाले सैफोलॉजिस्ट ने, आपने देखा होगा 2017 का एग्जिट पोल अगर आप अभी उठा के देखेंगे तो बीजेपी को 150 से 180 सीटें दी जा रही थी, सपा को भी लगभग उसी के हाराहारी में सीट दी जा रही थी। और उस का क्या हुआ, बीजेपी कितने प्रचंड बहुमत से जीत के आई वो पूरे देश के सामने, प्रदेश के सामने। अब हुआ, उसके बाद हुआ 2019 का लोकसभा का चुनाव। देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद इस देश की राजनीति में बड़े सारे प्रयोग हुए हैं और प्रयोग किया हुए हैं, प्रयोग आंदोलन के रूप में प्रयोग हुए हैं कि आज एक नेता देश की जनता की स्ट्रेंथ पूरे वर्ल्ड मार्केट में ले जाकर पोर्ट्रे कर रहा है और 130 करोड़ भारतवासियों की बात कर रहा है। वो हिंदुओं की बात नहीं कर रहा है या वो किसी एक संप्रदाय विशेष की बात नहीं कर रहा है, वो तुष्टीकरण की बात नहीं कर रहा है। और उसके बाद जब वो पूरे विश्व पटल पे जाता है तो वो 130 करोड़ लोगों की बात करता है। आज वो इंक्लूसिवनेस की बात करता है, आज वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करता है। वो एक हाथ में कंप्यूटर तो दूसरे हाथ में जो है कुरान की बात भी करता है। परंतु इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री भी देखे जिन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर जो है पहला जो हक है वो मुसलमानों का है। तो किस प्रकार के जो है तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में हावी थी, उसको जो है उसको आइस ब्रेक करके नरेंद्र मोदी ने जो है एक नए पॉलिटिकल पैराडाइम को शिफ्ट करने का जो है प्रयास किया है। और अब अगर हम प्रिसाइजली उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा आसान था। देखिए 2017 के चुनाव से पहले क्या गणित रहता था कि आप किसी भी विधानसभा को उठाइए, वहां पर किसी जात का इतना प्रतिशत वोटर है, ब्राह्मण कितना है या यादव कितना है या दलित कितना है या
किसी भी जो है जात को उठा लीजिए, फिर देखिए कौन सी पार्टी से कौन से जात संप्रदाय का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, और जो है लोग बता देते थे कि जी ये चुनाव होने वाला है, ऐसा चुनाव होने वाला है, ये एग्जिट पोल होगा, ये ओपिनियन पोल होगा। परंतु अब परिवर्तन आया है पिछले 5-6 सालों में, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा कर दिया है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेनिफिशियरीज का वोट बैंक। अब यहां पे किसी जात की बात नहीं हो रही है, आज बात करते हैं, आप किसी भी चैनल के डिबेट को उठाकर देख लीजिए, वो बात करेंगे जी 14% ब्राह्मण है, ब्राह्मण नाराज है, विकास दुबे को मार दिया। अरे भाई, ब्राह्मणों ने कभी विकास दुबे को अपना नेता नहीं माना, और वो माफिया था, और माफिया के साथ जो है योगी बाबा ने क्या किया वो पूरे देश के सामने है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चैलेंज था लॉ एंड ऑर्डर का, जिसको जो है योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में जो है एक उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद की गई, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। देखिए, मुझे अचंभा तब लगता है जब ये एसी कमरों में बैठकर देश निर्माण की बात करने वाले, देश की डेमोक्रेसी की बात करने वाले, जब अपराधियों में भी जात पात ढूंढ लेते हैं, ये बोलते हैं कि जी इतने मुसलमानों को जो है जेल में डाला गया। अरे भैया, अपराधी, अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तब आप सबसे पहले चिल्लाएंगे, यही लिबरल लोग चिल्लाएंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। परंतु जैसे ही किसी अपराधी के ऊपर कार्रवाई होनी चालू होगी तो फिर ये चिल्लाएंगे कि जी फलाने संप्रदाय के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख से अधिक लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती है, तो क्या वो आवास योजना क्या जात संप्रदाय देखकर दी जा रही है? जब 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री बिजली कनेक्शन मिलता है, तब क्या जात और संप्रदाय देखकर दिया जा रहा है? जब वहां पर शौचालय बनते हैं, तब क्या वहां पे जात या संप्रदाय देखकर दिया जा रहा है? जब 15 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, तब क्या वहां पर जात संप्रदाय देख के दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। आप योजनाओं की बात करेंगे, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक और आग लगाने की कोशिश करी, जो था किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन की आंच जो है शुरू हुई पंजाब से, और उसकी आग लगने लगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, 1.5 लाख करोड़ रुपया योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गन्ना किसानों का भुगतान किया है। अगर मैं बहन मायावती के 5 साल का कार्यकाल और अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल भी जोड़ दूं, तब भी पूरा 1 लाख करोड़ रुपया जो है भुगतान नहीं बनता। तो विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ हल्ला मचाने की राजनीति का काम किया, और योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने जो एक बेनिफिशियरी का एक बड़ा वोट बैंक बनाने का काम किया। तो वेद जी, अभी जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव की आपने बात की कि 5 सालों में काम नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एक चीज आप बताइए कि अखिलेश यादव शुरुआत में कहते हैं कि हम 400 सीटें लेकर आएंगे और 3 सीटों में बंटवारा होगा। 7वें चरण यानी आखिरी चरण का जब मतदान हो रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी 300 सीटें तो आ जाएगी। तो एक तरफ अखिलेश यादव है जो 300, 350, 400 सीटों का दावा करते हैं, और पूरे 7वें चरण के मतदान में, हर चरण के मतदान में इनके तरफ से ईवीएम, चुनाव आयोग संज्ञान ले, इस तरीके के ट्वीट जो है लगातार किए गए। मतलब जितने विधानसभा सीटें हैं, सभी विधानसभा सीटों को लेकर एक ट्वीट तो उनकी तरफ से किया ही गया कि यहाँ पर ईवीएम खराब है। ये जो इनका कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते रहता है, एक तरफ 400 सीट लाने की बात करेंगे, दूसरी तरफ जो है ईवीएम का रोना रोएंगे, इससे मतलब आपको क्या लगता है कि क्या है ये? देखिए, मुझे अखिलेश यादव जी के इंटेलेक्ट पर जो है बड़ी दया आती है। अब वो जो 400 सीटें बोल रहे हैं, वो मुझे लगता है शायद यादव टेंट हाउस से जो है वो सीटें आनी होंगी, कोई विशेष सीटें उन्होंने बनवाई होंगी। पर एक ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हुआ, देश के सबसे बड़े सूबे का युवा मुख्यमंत्री जो व्यक्ति रहा, और वो ऐसी बचकानी हरकत करे तो उसके इंटेलेक्ट पर सवाल करना लाजमी है। उसके साथ साथ जो भी उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, उनके इंटेलेक्ट पर भी जो है प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है। अब आप बताइए, जो पार्टी जिसके 2017 के चुनाव में 50 सीट पूरे नहीं थे, उसने 5 साल में ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी काम कर दिया कि जनता मजबूर होकर उस व्यक्ति को जो है 400 सीट दिलाएगी? किस तरीके से दिलाएगी? आप सोचिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब पूरा देश कोरोना की जो है मार में झुलस रहा था, जब उसको, चलिए आप प्रदेश की जनता की तो छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव को कम से कम अपनी पार्टी के वो जो लाल टोपी वाले उनके गुर्गे हैं, उन्हीं का ख्याल रख लेते। वो उन्होंने, सोचिए, एक कंस्ट्रक्टिव काम करना तो दूर,
उन्होंने क्या किया, जब देश के वैज्ञानिकों ने, देश के डॉक्टर्स ने रिसर्च करके कोविड की वैक्सीन बनाई, उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया। उन्होंने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, ये मैं नहीं लगवाऊंगा। उनके पिताजी से लेकर उनकी बीवी से लेकर उन्होंने चुपके चुपके जाके वैक्सीन लगवा ली और उन्होंने ऐसा भड़काया कि लोग जो है, कई लोग जो है मौत की आगोश में जो है समा गए। तो ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को मुझे तो समझ नहीं आता उनको किस प्रकार की मानसिकता वाले लोग वोट देने वाले हैं। देखिए, जब काम की बात आती है, ये वही अखिलेश यादव थे जिन्होंने बात की कि हमने जो है 15 लाख लैपटॉप बंटवाए। अच्छा, अब 15 लाख लैपटॉप बंटवाए होंगे तो उसमें से 10-1 लाख अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चों को भी बंटवाए होंगे और वो बच्चे अब बड़े भी हो गए होंगे, बड़े प्रो हो गए होंगे, बड़े टेकी हो गए होंगे। अब जैसे ही कोरोना की लड़ाई के बीच में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो ये भाई साहब जिन्होंने सो कॉल्ड 15 लाख लैपटॉप बंटवाए थे, वो जाके चुनाव आयोग से कहते हैं कि जी हमारे पास तो जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम जो है चुनाव लड़ पाए, आप हमें जो है इसमें मदद कीजिए। अब आप सोचिए कि इन्होंने किस टाइप का विकास किया होगा। इनका विकास सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान की दीवारों को बनाने में, सैफई में जनता के पैसों से बॉलीवुड के नचनियाओं को लाकर नचवाने में, लंदन से जो है करोड़ों की बग्गी मंगवाकर जो है यहां पर अपने बड़े बड़े आयोजन करवाने में, इन्होंने यही काम करके जो है जनता का टैक्स का पैसा उड़ाया है। और जनता अब देख रही है कि उनके दुख सुख में कौन साथी है। जब जिस प्रदेश की गरीब जनता को राज्य सरकार का मुख्यमंत्री, जिस वक्त अखिलेश यादव सुबह उठ के अंगड़ाइयां तोड़ रहे होते थे, उस वक्त अब योगी आदित्यनाथ जी जो है 4 जिलों का भ्रमण कर चुके होते थे ताकि कोई व्यक्ति प्रदेश में भूखा ना सोए, इसको इंश्योर करने के लिए राज्य सरकार ने जो है महीने में 2-2 बार राशन बांटा और पूरे साल बांटा। और जिसके घर में जब कोई सुविधा पहुंचती है तो उसको समझ आता है कि सरकार उसके लिए, उसके परिवार के लिए कितनी संजीदा है। तो वेद शर्मा जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, जहां पर अगर हम एग्जिट पोल की बात करें और एग्जिट पोल जो है लगातार बीजेपी की सरकार बना रही है, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया उन 2 किंग मेकर के लेकर जानना चाहूंगी जो अपने आप को जो है स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर, जो अपने आप को किंग मेकर बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान था कि मेरे वजह से पिछड़ों ने वोट दिया और बीजेपी की सरकार बन गई। राजभर का ये बयान है कि जितना जो मेरी सीट है उस पर जितना बीजेपी और बीएसपी के कैंडिडेट लेकर आएंगे उससे 1.5 गुना जो है मैं लेकर आऊंगा। तो ये दोनों अपने आप को किंग मेकर बताते हैं, लेकिन इनके जो किंग है वो 100 सीटें घटाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे कभी कभार हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुझे उसके इंटेलेक्ट पर भी बड़ा ताज्जुब होता है। आज आप बिलीव करेंगे, पिछले अगर 1 महीने का एयर टाइम अगर आप रिसर्च करेंगी तो आपको पता लगेगा कि देश में मीडिया का फुटेज अखिलेश यादव से दुगना फुटेज ओपी राजभर को मिला है। अब आज ये देश जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है बिना सोचे समझे बोलने के अलावा कोई ऐसा काम उन्होंने किया हो, कोई रेवोल्यूशनरी काम किया हो। अब इतने बड़े किंग मेकर हैं ओम प्रकाश राजभर कि अभी पिछले साल उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ब्लॉक प्रमुख के पंचायत के चुनाव हुए, वो ना अपने बेटे को जिता पाए ना अपनी बीवी को जिता पाए और उन दोनों की जमानतें जब्त हो गई। ये रिकॉर्ड पे है। उसके बाद जिसकी आप बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिस व्यक्ति ने बोला कि मैं नेवला हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उनकी क्या औकात है, वो तो बहन मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30 सेकंड के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात बता दी। वो व्यक्ति 5 साल सत्ता की मलाई चाटने के बाद एक स्क्रिप्टेड जो है रेजिग्नेशन लेटर लिख के, अगर उनके अंदर इतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट होता या वो अपने समाज के प्रति इतने ही ईमानदार होते तो वो आज से 1 साल पहले छोड़ते, 6 महीने पहले छोड़ते। जब चुनाव की आचार संहिता लग गई, जब जो है टिकट का बंटना शुरू हो गया, उसके बाद छोड़ने की नौबत क्या है? फिर उसके बाद वो कह रहे हैं जी पीड़ितों वंचितों के लिए कुछ काम नहीं किया। अरे भैया, आप श्रम एवं रोजगार मंत्री थे, आप चैनलों पर आकर बोल रहे हो कि हमने जो है स्किल में जो है मेन स्ट्रीम के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ा, हमने इतने लोगों को नौकरियां दी। या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप अब झूठ बोल रहे हो। आप सोचिए, जब सरकार के अंदर इसी सरकार ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं,
इसी सरकार के अंदर तमाम वो परियोजनाएं हैं जो जिसके लाभार्थी आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूमकर जो है बाबा जी का प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और ये जो दूसरे भाई साहब हैं, ये राजभर, ये और कुछ नहीं, इस देश की मीडिया की एक सेटिंग थी विपक्षी लोगों के साथ में, जो उनके आइडिया को जो है पेनिट्रेट करना चाह रहे थे, उनके स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, और वो अब बुरी तरह फेल हो गए। अब राजभर अपनी सीट निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी सीट निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर को कोई नहीं जानता था। अगर भाजपा के साथ गठबंधन नहीं होता तो वो ये जिंदगी भर विधायकी की शक्ल नहीं देख पाते। भाजपा ने तो इनके ऊपर जो है इतनी दरियादिली दिखाई, इनको जो है मंत्री तक बना दिया, और ये ऐसे नमक लोग हैं कि जिस थाली में खाते हैं, जिसका नमक खाते हैं, जिस समाज के जो ये रहनुमा बनते हैं, उसी समाज के साथ गद्दारी करते हैं। और इनकी तमाम वीडियो हैं, अभी देखना, अभी ये चुनाव खत्म, नतीजा आएगा परसों, और उसी दिन अगर ये अखिलेश यादव को गाली देना शुरू ना कर दें, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को साधने के लिए राजनीति करते हैं। इनका समाज से लेना देना दूर दूर तक नहीं है। और आज की डेट में ये जो मीडिया आपको एग्जिट पोल दिखा रही है, क्योंकि जब से ये ऑल्टरनेट मीडिया के रूप में यूट्यूब आया, जब से आप जैसे लोग जो है ऑन ग्राउंड की रियलिटीज को जो है देश के लोगों के सामने रखना शुरू करते हैं, तब इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को भी मजबूरन जो है ग्राउंड पे जाकर काम करना पड़ा। और ये उसी की बदौलत ये है कि आज एनडीटीवी जैसे चैनल को भी ये मानना पड़ रहा है, एडमिट करना पड़ रहा है भारी मन के साथ कि जो है बाबा जी पुनः आ रहे हैं और सारे रिकॉर्ड को जो है तोड़ते हुए आ रहे हैं। तो जैसे कि आपने अभी वेद शर्मा जी को सुना कि किस तरीके से एग्जिट पोल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर ओपी राजभर हो, साफ तौर पर एग्जिट पोल में जो बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही है उससे इनके अंदर बौखलाहट तो साफ तौर पर नजर आ रही है। भले एग्जिट पोल को वो गलत बता रहे हो, लेकिन 10 मार्च को जो है सारी बातें, सारी चीजें जो है दावे साफ हो जाएंगे। ऐसे में इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।